हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। अंतिम चैप्टर नंबर 5 का अंतिम छोर है और इसमें हम डिजीज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में ध्यान देंगे और कैसी कैसी कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो किस तरीके से फैलती हैं। हम उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, और आज की क्लास में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बातें हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिजीज़ क्लासिफिकेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम डिजीज़ की क्लासिफाई करेंगे और कौन कौन से इसका वर्गीकरण है उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो टुडे आवर टॉपिक डिस्कस अबाउट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट बात है पादप रोगों के अध्ययन को सरल बनाने हेतु उनको एक निश्चित क्रम में समूह में बनाना आवश्यक है। पादप रोगों को सरल बनाने हेतु उनको एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित समूह में बनाना क्या है? आवश्यक है। यदि आपको डिजीज़ क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम पढ़ते हैं तो एक निश्चित क्रम हो जाता है, एक समूह हो जाता है जिसको बनाना क्या है? आवश्यक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक निश्चित क्रम में समूह में बनाना आवश्यक है। पादप रोगों की सही पहचान और उनकी सटीक नियंत्रण के लिए वर्गीकरण करना, पादप रोगों की सही पहचान और उनका सटीक नियंत्रण के लिए वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। पादप रोगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पादप रोगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज में हम देखेंगे कि किस तरीके से पादप रोगों के अध्ययन को सरल बनाने हेतु उनको एक निश्चित क्रम में समूह में बनाना आवश्यक होता है। पादप रोगों की सही पहचान, उनका सटीक नियंत्रण के लिए वर्गीकरण करना क्या होता है? आवश्यक होता है। पादप रोगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला वर्गीकरण जो है रोग कारकों के आधार पर, किसके आधार पर? रोग कारकों के आधार पर। हम पहला जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो किसके आधार पर पढ़ेंगे? रोग कारकों के आधार पर रोगों को उत्पन्न करने वाले रोग कारकों के अनुसार पादप रोगों का वर्गीकरण करना अत्यंत उपयोगी है। रोगों को उत्पन्न करने वाले रोग कारकों के अनुसार, यानी कि रोगों को उत्पन्न करने वाले रोग कारकों के अनुसार रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारकों के अनुसार हम देखने वाले हैं वर्गीकरण करना अत्यंत उपयोगी है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें रोग का पता होने के साथ रोग संभव विकास और फैलना का ज्ञान होता है। रोग का संभव विकास और फैलना का क्या होता है? ज्ञान होता है। और रोग नियंत्रण के उचित उपायों को सुझाया जाता है। रोग नियंत्रण के उचित उपायों को सुझाया जाता है। उसके बाद में प्रमुख रोग कारकों के आधार पर पादप रोगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। प्रमुख रोग कारकों के आधार पर वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला हम बात करते हैं। सबसे पहले रोग कारक, डिजीज काजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? रोग कारकों के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिजीज काजिंग एजेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक तो मीजोबायोटिक काजिंग एजेंट, और एक बायोटिक काजिंग एजेंट, और एक एबायोटिक काजिंग एजेंट। यानी कि आपको ये जानकर पता होगा कि बायोटिक काजिंग एजेंट के बारे में बात करें, बायोटिक काजिंग एजेंट के बारे में हम बात करें, किसके बारे में बात करें? बायोटिक काजिंग एजेंट के बारे में बात करें
जीवित जीवित रोगजनक जीवित रोगजनकों के द्वारा बायोटिक काजिंग एजेंट, मीजोबायोटिक काजिंग एजेंट, एबायोटिक काजिंग एजेंट, यानी कि कवको फंजाई द्वारा उत्पन्न, देखो कवको के और द्वारा उत्पन्न रोग जैसे कि गेहूं का रोली रोग, जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न रोग जैसे नींबू का कैंकर रोग, जैसे नींबू का कैंकर रोग। तो कवकों के द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है? कवकों के द्वारा उत्पन्न रोग जैसे गेहूं का रोली रोग, जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न रोग जैसे नींबू का कैंकर रोग। उसके बाद में शैवाल के द्वारा, किसके द्वारा? शैवाल के द्वारा उत्पन्न रोग जैसे चाय का लाल रोली रोग, चाय का लाल रोली रोग। उसके बाद में प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग जैसे कॉफी का फ्लोएम उत्तक से रोग, कॉफी का फ्लोएम उत्तक से रोग। इसके बाद में हम बात करें सूत्रकृमियों नेमेटोड के द्वारा जैसे जड़गांठ रोग, कौन सा हो गया? जड़गांठ रोग हो गया। तो इस तरीके से मैं जीवित रोगजनकों के द्वारा और मध्य जीवित रोगजनक के द्वारा और अजीवित कारकों के द्वारा डिजीज रोगजनक के आधार पर डिजीज का क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो मध्य जीवित, एक अजीवित जिसमें कोई जीवन नहीं होता है, एबायोटिक होता है, और एक बायोटिक जिसमें जीवन होता है, लिविंग होता है, जिनमें कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं होती है, क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे डिजीज काजिंग एजेंट में हम बायोटिक, मीजोबायोटिक और एबायोटिक देखते हैं। तो बायोटिक के अंदर कौन कौन से डिजीज काजिंग एजेंट आते हैं, मीजोबायोटिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, और एबायोटिक के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो ध्यान से देखना है। जीवित रोगजनक यानी कि जिनमें कोशिकाएं होती है, जिनमें जीवन होता है, जो लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करते हैं, जैसे फंगस, बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ, नेमेटोड, माइकोप्लाज्मा। और मध्य जीवित वो होते हैं जिनको किसी भी अपना जीवन चक्कर चलाने के लिए परपोषी कोशिका की आवश्यकता होती है, किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता हो। और जब तक किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है वो मध्यपोषी होते हैं, और जब तक उनको कोई परपोषी नहीं मिलता तो वो डोरमेंसी में रहते हैं, वो मृत के रूप में रहते हैं। उनमें कोई सेल्स नहीं होती है, सेलुलर नॉन सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। जिनको परपोषी कोशिकाएं मिलते ही वो अपना मल्टीप्लिकेशन और गुणन करने लग जाते हैं। जैसे कि वायरस के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं? वायरस के बारे में, विषाणु के बारे में बात करूं तो वायरस क्या है? वायरस को परपोषी कोशिका मिलते ही, परपोषी कोशिका मिलते ही वो, जब तक उसको कोई परपोषी कोशिका नहीं मिलेगी उसका इन्फेक्शन रेट कम होगा, वो इन्फेक्शन नहीं करेगा। और परपोषी कोशिका मिलते ही ये वायरस इन्फेक्शन करने लग जाता है। जैसे तंबाकू का मोजेक रोग, वायरॉइड हो गए। मैच्योर वायरस का पार्टिकल क्या कहलाता है? वायरॉइड कहलाता है। मैच्योर वायरस का पार्टिकल क्या कहलाता है? वायरॉइड कहलाता है। तो रोग जैसे उत्पन्न रोग जैसे आलू का तर्कुकंद रोग, आलू का त्रुक स्पाइंडल फाइबर, ये वायरॉइड की वजह से होता है। तो यहां पे मीजोबायोटिक के अंतर्गत डिजीज काजिंग एजेंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक तो जिनके अंदर कोशिकाएं नॉन सेलुलर पार्टिकल होते हैं, मध्य जीवित रहते हैं, मतलब दूसरी कोशिका मिलते ही, परपोषी कोशिका मिलते हैं वो जीवित हो जाते हैं, जैसे वायरस और वायरॉइड। वायरस और वायरॉइड। एबायोटिक काजिंग एजेंट इसमें क्या है? पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न विकार। कोई भी पोषक तत्व की कमी से जो भी उत्पन्न विकार होता है, जैसे चावल का खेरा रोग, चावल का खेरा रोग जिंक की कमी से होता है। ऑक्सीजन की कमी से, O2 की कमी से उत्पन्न विकार जैसे आलू का कृष्णकांत हृदय रोग। उसके बाद में उच्च या निम्न तापमान में उत्पन्न विकार जैसे पाला मारना या पलों पर सूरज का दाग, सनस्क्लेड। वायु प्रदूषकों के द्वारा उत्पन्न विकार जैसे आम का काला सीरा रोग, आम का काला सीरा रोग। तो ये आपको पता होना चाहिए, पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न विकार,
ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न विकार, उच्च या निम्न तापमान से उत्पन्न विकार। अब इसमें कोई जीवन तो है नहीं, जब इसमें कोई जीवन नहीं है तो ऐसे कारकों को अजीवित कारक कहा जाता है, एबायोटिक काजिंग डिजीज काजिंग एजेंट कहा जाता है। जैसे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से धान में यानी कि जिंक की कमी से धान में खीरा रोग हो रहा है, तो वो किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो एबायोटिक डिजीज काजिंग एजेंट कहलाएंगे, वो एबायोटिक डिजीज काजिंग एजेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एबायोटिक डिजीज काजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो यहां पे जीवित रोग कारकों के द्वारा बायोटिक डिजीज काजिंग एजेंट, मेजोबायोटिक डिजीज काजिंग एजेंट एंड एबायोटिक डिजीज काजिंग एजेंट। आपको यह जानकर पता होगा कि कवक जो होते हैं वो बायोटिक डिजीज काजिंग एजेंट में आते हैं। मीजोबायोटिक डिजीज काजिंग एजेंट में जो आते हैं वो वायरस आते हैं और वायरोइड्स आते हैं। क्या आते हैं? वायरस आते हैं और वायरोइड्स आते हैं। उसके बाद में एबायोटिक डिजीज काजिंग एजेंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? वो पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न विकार, जैसे धान में खीरा रोग जिंक की कमी से हो रहा है। किसकी कमी से हो रहा है? जिंक की कमी से हो रहा है। तो आप आइडिया लगाइए कि क्या इसमें धान में जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कोई रोग होता है तो वो कोई जीवित कारक है क्या? ना जी ना, वो अजीवित है, एबायोटिक डिजीज काजिंग एजेंट है, जो जिसके अंदर नमी की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से, जिंक की कमी से या किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कोई भी रोग उत्पन्न हो, या आर्द्रता की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से। तो ये जो सारी चीजें हैं ये किसकी वजह से हो रही है? न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। उसके बाद में जीवित कारकों के द्वारा इसमें और भी आता है, फाइटोप्लाज्मा भी आता है, स्पाइरोप्लाज्मा भी आता है, और परजीवी पुष्पी पौधे, पैरासाइट फ्लोरिंग प्लांट, जैसे अमरबेल। पैरासाइट जो होते हैं दूसरों पर जाकर अपने रोग उत्पन्न करने की स्थिति पैदा कर देते हैं, जैसे कि अमरबेल में जीवन होता है। अमरबेल में क्या होता है? जीवन होता है। तो जीवित रोगजनकों के द्वारा, जीवित रोगजनकों में बायोटिक डिजीज काजिंग एजेंट में मैंने फंगस बताया, बैक्टीरिया बताया, माइकोप्लाज्मा बताया, स्पोरोप्लाज्मा बताया, प्लांट फ्लोरिंग पैरासाइट जैसे अमरबेल बताया, और नेमेटोड बताया। ये सभी बायोटिक डिजीज काजिंग एजेंट है जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जिनमें जीवन और कोशिकाएं पाई जाती हैं वो बायोटिक डिजीज काजिंग एजेंट होते हैं, जिनमें क्या पाया जाएगा? सेलुलर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उसके बाद में आगे मैं बात करता हूं क्षेत्रफल, उग्रता और घटना के आधार पर। क्षेत्रफल, उग्रता और घटना के आधार पर एक्रोसिडिंग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड सर्वेटी एंड अकरनेस, यानी कि एक जो बीमारी होती है वो होती है कदाचित छिटपुट रोग। कदाचित छिटपुट रोग होता है, कदाचित छिटपुट। एक्रोसिडिंग द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, और अकरनेस के हिसाब से बात करेंगे तो कदाचित छिटपुट रोग होता है वह पादप रोग जो अनियमित अंतरालों पर कदा कदा या कहीं कहीं पर फैलता है और बहुत थोड़े उदाहरण के रूप में उत्पन्न होते हैं। उन्हें कदाचित और चिटपुट रोग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कदाचित और चिटपुट रोग कहते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम बात करें तो वह पादप रोग जो अनियमित अंतरालों या कदा कदा या कभी कभी कहीं कहीं पर थोड़े उदाहरण के रूप में उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम कदाचित या चिटपुट रोग कहते हैं। चिटपुट रोग कहते हैं, चिटपुट रोग कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। उदाहरण, ककड़ी का कोणीय पत्ती धब्बा रोग। ककड़ी का कौन सा धब्बा रोग? कोणीय पत्ती धब्बा रोग। एंगुलर लीफ स्पोर्स ऑफ कुकुम्बर, एंगुलर लीफ स्पोर्स। ककड़ी का कोणीय पत्ती धब्बा रोग। तो यहां पर वह पादप रोग जो अनियमित अंतरालों पर कभी कहीं कहीं थोड़े उदाहरण के रूप में उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? चिटपुट रोग कहते हैं। यानी कि ऐसे रोग हम बात करें जो कहीं कहीं पर उत्पन्न होते हैं,
और कभी कभी उत्पन्न होते हैं, उन रोगों को हम क्या कहते हैं, उन रोगों को हम कहते हैं, थोड़े उदाहरण के रूप में उत्पन्न होते हैं, उन्हें कदाचित चिटपुट रोग कहते हैं। ककड़ी का कोणीय पत्ता धब्बा रोग, ककड़ी का कोणीय पत्ती धब्बा रोग, स्थानीय रोग, स्थानिक रोग, एंडेमिक डिजीज, वह पादप रोग जो एक विशेष स्थान पर स्थायी रूप से सामान्य से लेकर उग्र रूप में उपस्थित रहता है। मैं बात करूं यहां पे तो स्थानिक रोग जो होता है, एंडेमिक डिजीज जो होती हैं, वह पादप रोग कौन सा, वह पादप रोग जो एक विशेष स्थान पर स्थायी रूप से, एक विशेष स्थान पर स्थायी रूप से सामान्य से लेकर उग्र रूप में उपस्थित रहता है, सामान्य से लेकर उग्र रूप में उपस्थित रहता है, सामान्य से लेकर उग्र रूप में उपस्थित रहता है, सामान्य से लेकर किस में उपस्थित रहता है, उग्र रूप में। उसके बाद में जैसे एंडेमिक डिजीज के उदाहरणों के बारे में हम बात करें, एंडेमिक डिजीज के उदाहरण के बारे में हम बात करें तो एंडेमिक डिजीज के जो उदाहरण हैं उसमें आलू का मस्सा रोग आ गया। कौन सा आ गया, आलू का मस्सा रोग आ गया। उसके बाद में पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिला, कौन सा जिला, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला जो है वो, यहां पे देखा जाए तो स्थानिक रोग, एंडेमिक डिजीज देखी गई, यानी कि वह पादप रोग जो एक विशेष स्थान पर स्थायी रूप से हो और उग्र रूप में उपस्थित रहता है। जैसे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में आलू का मस्सा रोग इंपॉर्टेंट है, ये उसी विशेष क्षेत्र पर अपना उग्र रूप दिखाई देता है, विशेष क्षेत्र पर अपना उग्र रूप दिखाई देता है, विशेष क्षेत्र पर अपना उग्र रूप दिखाई देता है। यहां पे एंडेमिक डिजीज के बारे में हम बात कर रहे थे, आलू का मस्सा रोग के बारे में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में मैं बात करूं तो उसके बाद में दूसरा है आलू का गोल्डन नेमेटोड, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में मैं बात करूं, यहां पे देखूं तो आलू का गोल्डन सूत्रकृमि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में, कौन सी पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में हमने देखा गया था। उसके बाद में तीसरे नंबर का है महामारी रोग, एपिडेमिक डिजीज। महामारी शब्द का प्रयोग मानव के ऐसे रोगों के लिए किया जाता है, महामारी शब्द का प्रयोग मानव के ऐसे रोगों के लिए किया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ उग्र रूप से प्रभावित होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ उग्र रूप से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। लेकिन पौधों में ऐसे रोगों को पादप महामारी तथा पशुओं में महामारी के नाम से जाना जाता है। वह रोग जो विस्तृत विनाशकारी रूप से, यानी कि अब एपिडेमिक डिजीज कौन सी होती है, एपिडेमिक डिजीज के बारे में बात करें, एपिडेमिक डिजीज जो होती हैं वो होती हैं, महामारी शब्द का प्रयोग मानव के ऐसे रोगों के लिए किया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ उग्र रूप से प्रभावित होते हैं, एक साथ उग्र रूप से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। लेकिन पौधों में ऐसे रोगों को पादप महामारी तथा पशुओं में पशु महामारी के नाम से जाना जाता है, पशु महामारी के नाम से जाना जाता है। वह रोग विस्तृत और विनाशकारी रूप एक बड़े क्षेत्र पर कभी कभी या कुछ अंतराल बाद प्रकट होता है, बड़े क्षेत्र पर कभी कभी या अंतराल बाद में प्रकट होता है तो फसल को बहुत ही अधिक हानि पहुंचाता है, फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। पादप महामारी रोग कहलाता है, कौन सा कहलाता है, पादप महामारी रोग कहलाता है। गेहूं की रोली रोग, रस्ट ऑफ व्हीट, गन्ने का लाल सड़न, रेड रोट ऑफ शुगरकेन, चावल का झोंका रोग, राइस ब्लास्ट, और आलू का पचेती झुलसा रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये जो हैं इसके बारे में मैंने बात की है कि यहां पर क्षेत्र में फसल पर कभी कभी कुछ अंतराल बाद में प्रकट होता है, फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाता है, पादप महामारी रोग कहलाता है। जैसे गेहूं की रोली रोग, रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रोट ऑफ शुगर केन, राइस ब्लास्ट, इसके बाद में आलू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब सर्वव्यापी रोग पेंडेमिक डिजीज के बारे में हम बात कर रहे थे। पेंडेमिक डिजीज कौन सी है, पेंडेमिक डिजीज के बारे में हम देखेंगे, और एपिडेमिक डिजीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। पेंडेमिक डिजीज हम बात करें, सर्वव्यापी रोग जो होता है, हमने जो डिस्कस किया था कि हमने ये डिस्कस किया था कि क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखें, कि क्षेत्र के फसल के हिसाब से हम देखेंगे, हिसाब से हम देखें तो ये कभी कभी कुछ स्थानों पर हम इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, कुछ स्थानों पर कुछ अंतराल पर यहाँ पे हम देखें
तो इस तरीके से ये डिजीज़ फैलती हैं। जैसे गेहूं का रोली रोग है, या गन्ने का लाल सड़न रोग है, या चावल का राइस ब्लास्ट रोग है। ये सारे कैसे डिजीज़ हैं? ये सारे एपिडेमिक डिजीज़ हैं। एपिडेमिक डिजीज़ का मतलब होता है महामारी रोग है। अब हम बात करेंगे, एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं सर्वव्यापी रोग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सर्वव्यापी रोग के बारे में बात करेंगे, पेंडेमिक डिजीज के बारे में बात करेंगे। और पेंडेमिक डिजीज के बारे में डिस्कस करने से पहले आपने पता होगा, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक डिजीज, आपने नाम सुना होगा, कोरोना महामारी, यानी कि ऐसी संपूर्ण विश्व की किसी भी द्वीप महाद्वीपों पर फैली हुई संपूर्ण देशों में, यानी कि 7 देश या 8 देशों में कोई ऐसा रोग जो हमेशा आक्रमणता दर्शाता है, पूरे विश्व के अंदर फैली हुई बीमारी जो होती है। जैसे कोरोना यूरोपीय देशों के साथ साथ, यूरोपीय महाद्वीप देशों के साथ साथ, भारत के अंदर के साथ साथ अपन बात करें पाकिस्तान, अपन बात करें यहाँ पे सर्वव्यापी डिजीज के बारे में बात करेंगे, पेंडेमिक डिजीज के बारे में बात करेंगे। पूरे विश्व के अंदर हमने बात की थी, मैंने एपिडेमिक डिजीज के बारे में आपको बताया था, राइस ब्लास्ट डिजीज, इसको आपको डिस्कस किया था। अब हम सर्वव्यापी रोग के बारे में, पेंडेमिक डिजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पेंडेमिक डिजीज का मतलब होता है कि विश्व के सभी देशों में, हम बात करें विश्व में बहुत सारे देश आते हैं, वर्ल्ड के अंदर हम बात करें, कोरोना पेंडेमिक डिजीज है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी देश के अंदर, जैसे अमेरिका के अंदर, ब्राज़ील के अंदर और इटली के अंदर, भारत के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बहुत सारे देश, इजराइल के अंदर, बहुत सारे देशों में इसका प्रकोप, चीन के अंदर, तो ऐसे देशों में, विश्व में सभी जगहों पर फैली हुई डिजीज जो होती है, बीमारी, चाहे वो प्लांट डिजीज हो या ह्यूमन डिजीज हो, उसे हम सर्वव्यापी रोग कहते हैं, पेंडेमिक डिजीज कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब कोई रोग संपूर्ण विश्व या किसी समुच्चय द्वीप या महाद्वीप पर उग्र रूप से फैल जाता है, तब उसे सर्वव्यापी या देशांतरगामी महामारी कहते हैं। या द्वीप या महाद्वीप समूह में उग्र रूप से फैल जाता है। अब आपने सुना होगा कोरोना के बारे में, किसके बारे में सुना होगा? कोरोना के बारे में। तो कोरोना जो बीमारी है, वो कोरोना बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई, पूरे देशों में, महाद्वीप, द्वीप समूह के देशों के समीप हर जगह आपको फैली हुई मानी जाएगी। इसलिए उसको सरकार के द्वारा, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे पेंडेमिक डिजीज घोषित किया गया है। तो यहां पे भी हम बात करें, प्लांट के रिलेटेड हम बात करें, तो सर्वव्यापी रोग डिजीज क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, तो ऐसी बीमारी जो समुच्चय द्वीप, महाद्वीप या संपूर्ण विश्व में फैली होती है, उसे हम पेंडेमिक महामारी या देशांतरगामी महामारी कहते हैं। अब एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे आलू का फचेती अंगमारी रोग, आलू का फचेती अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो हैं, आपको पता है उसकी वजह से आयरलैंड जो है, आयरलैंड के लोगों के भुखमरी आ गई थी, जिससे 12.5 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। और इस बीमारी का पूरा प्रकोप विश्व के सभी द्वीप महाद्वीप समूह में देखा गया, जहां पर भी पोटैटो की बुआई होती है वहां पर देखा गया। इसलिए इसे पेंडेमिक डिजीज घोषित किया गया, आलू का फचेती अंगमारी रोग। गेहूं का रोली रोग भी देखे पेंडेमिक डिजीज के अंतर्गत आता है। अनुकूल परिस्थिति में इस रोग से प्रकट होने का सामर्थ्य रखते हैं, यानी कि रोली रोग भी अनुकूल परिस्थिति में सभी देशों के सभी जगह फैलने का क्या रखता है? ये सामर्थ्य रखता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि सर्वव्यापी रोग कौन सा होता है। एक बार मैं वापिस इसको डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि स्थानीय रोग के बारे में बात करें देखो, डिजीज क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि क्षेत्र और उग्रता और घटना के आधार पर हमने देखा था। तो एक बार वापस मैं देखता हूं, अक्रॉसिंग द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड सर्विटी एंड अकरनेस के हिसाब से हम देखें तो स्पोरेडिक डिजीज, यानी कि हम बात करें चिटपुट डिजीज, यानी कि कभी कभी वो डिजीज फैलती है। पादप रोग जो अनियमित अंतरालों में यदा कभी कभी आपको देखने को मिलेगी खेतों के अंदर कभी कभी ऐसी बीमारी जो कभी कभी आती है, कभी नहीं आती है, कभी आती है, बहुत समय के अंतरालों के बाद में आती है, उसे हम कदाचित या चिटपुट रोग कहते हैं, स्पोरेडिक डिजीज कहते हैं। जैसे ककड़ी का कोणी पत्ती धब्बा रोग, आपको समझ में आ गया स्पोरेडिक डिजीज कैसे कहते हैं? कि लंबे अनियमित अंतरालों पर पादप पर होने वाले रोग या कभी कभी दिखाई देने वाले ऐसे रोगों को स्पोरेडिक डिजीज कहते हैं, चिटपुट रोग कहते हैं। जैसे एंगुलर लीफ स्पॉट्स ऑफ कुकुम्बर, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। उसके बाद में दूसरा है स्थानिक रोग।
पर्टिकुलर किसी विशेष स्थान के अंदर, जैसे कोई जयपुर का कोई विशेष स्थान है, केवल उस विशेष स्थान पर वो रोग फैल रहा है, उग्र रूप ले रहा है, जो विशेष स्थान पर स्थायी रूप से हर साल आता है, स्थायी रूप से। जैसे कोई विशेष स्थान है, मान लीजिए जोधपुर का कोई विशेष स्थान है, कोई विशेष जिला, जोधपुर का कोई विशेष गांव है, उस विशेष गांव में हर साल वो रोग आता है, तो स्थानिक रोग हो गया, एंडेमिक डिजीज हो गई। यानी कि पादप रोग एक विशेष स्थान पर स्थायी रूप से सामान्य से उग्र रूप ले लेता है। सामान्य से क्या ले लेता है? उग्र रूप ले लेता है। जैसे कि आलू का मस्सा रोग पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में, आलू का गोल्डन सूत्रकृमि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में। उसके बाद में तीसरा है महामारी रोग, एपिडेमिक डिजीज। महामारी शब्द का प्रयोग मानव के ऐसे रोगों के लिए किया जाता है जिनसे बहुत सारे लोग एक साथ उग्र रूप से प्रभावित होते हैं। महामारी शब्द का प्रयोग ऐसे रोगों के लिए किया जाता है जिनसे बहुत सारे लोग एक साथ उग्र रूप से प्रभावित होते हैं। लेकिन पौधों में ऐसे रोगों में पादप महामारी तथा पशु में पशु महामारी के नाम से जाना जाता है। आपको मैं बता देता हूं, मानव के ऐसे रोगों के लिए किया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ, देखो एक ही साथ, यानी कि महामारी मतलब ऐसी बीमारी, ऐसा रोग, वो पादप में हो रहा तो पादप महामारी कहलाएगा, वो पशु में हो रहा तो पशु महामारी कहलाएगा, वो मानव में हो रहा तो मानव महामारी कहलाएगा। ऐसा रोग, इसका ऐसे रोगों से लिया जाता है जो एक साथ सारे लोगों को उग्र रूप से प्रभावित करें, एक साथ सारे लोगों को, यानी कि बीमारी आते सभी लोगों को अपने चपेट में ले लेता है फटाफट फटाफट उग्र रूप से। तो पैंडेमिक महामारी डिजीज तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को चपेट में लेगी, लेकिन सारे विश्व के देशों में। और ये महामारी जो एक पर्टिकुलर देश होगा और उसमें जैसे चिकन पॉक्स आई थी पहले, माता निकलना, वो एक साथ बहुत सारे लोगों को उग्र रूप से उन्होंने लिया था, तो वो एक महामारी रोग था। क्या था? महामारी रोग। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में जैसे क्षेत्र की कभी कभी कुछ अंतराल बाद प्रकट होता है, फसल में बहुत हानि पहुंचाता है, पादप महामारी रोग कहलाता है। जैसे गेहूं का रोली रोग, गेहूं का रोली रोग कभी 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 नहीं करता है, लेकिन कभी पहुंचता है तो सामान्य से उग्र रूप ले लेता है। एक मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद में रेड रोट ऑफ शुगर केन में भी महामारी के रूप में, क्योंकि यदि इसका प्रकोप हो जाता है तो एक साथ बहुत सारे प्लांट को क्या कर देता है? रोगग्रस्त कर देता है। इसलिए इसे महामारी रोग के, पादप महामारी रोग के नाम से जाना जाता है। आलू का फचेती झुलसा रोग, उसके बाद में सर्वव्यापी रोग, पैंडेमिक डिजीज के बारे में बात की। पैंडेमिक डिजीज कोई रोग संपूर्ण विश्व या किसी समुच्चय द्वीप में, महाद्वीप पर उग्र रूप से पूरे विश्व में फैला हुआ रोग, पूरे विश्व में फैला हुआ रोग जो होता है, जहां पर हम बात करें किसी महाद्वीप, द्वीप के बारे में हम बात करें, या हम बात करें ऐसी पर्टिकुलर देशों के अंदर, जैसे कोरोना को पैंडेमिक महामारी रोग घोषित किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्योंकि विश्व के हर महाद्वीप, द्वीप वाले देशों के अंदर, भारत के अंदर हर जगह फैला हुआ है। इसलिए इसे पैंडेमिक डिजीज, सर्वव्यापी डिजीज के नाम से जाना जाता है, देशांतरगामी महामारी के नाम से जाना जाता है। यदि हम प्लांट के रूप से देखें तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और गेहूं का रोली रोग अनुकूल परिस्थितियां के रूप प्रकट होने पर यह सामर्थ्य रखते हैं। अब हम बात करेंगे फसलों के आधार पर। फसलों के आधार पर किस तरीके से डिजीज ऑफ सीरियल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो धान्य फसलों के रोग, धान्य फसलों के रोग, धान्य फसलों के रोग जैसे गेहूं का रोली रोग, जौ का आवर्त खंडवा रोग इत्यादि। उसके बाद में तिलहनी फसलों के रोग, तिलहनी डिजीज ऑफ ऑयल सीड, सरसों का सफेद रोली रोग, सरसों का सफेद रोली रोग। मूंगफली का टिक्का रोग। उसके बाद में
दलहनी फसलों के रोग, दलहनी फसलों के रोग देखें हम तो चने का उखटा रोग, चने का उखटा रोग, मूंग का पीला मोजेक रोग, मूंग का पीला मोजेक रोग। तो ऐसे हम फसलों के आधार पर हम बात करें तो फसलों के आधार पर धान्य फसलों के रोग, डिजीज ऑफ सीरियल जैसे गेहूं का रोली रोग, जौ का खंडवा रोग, तिलहनी फसलों के रोग हम देखें तो सरसों का सफेद रोली रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, ये आदि तिलहनी फसलों पे लगने वाले रोग। यानी कि फसलों के आधार पर धान्य फसलों में खंडवा रोग, आवर्त खंडवा रोग, कवड स्मट, पल्सेज में जैसे चने का उगठा रोग, मूंगफली का पीरासिला रोग। तो ये नॉर्मल है सारे। उसके बाद में सब्जियों के रोग, सब्जियों के रोग के बारे में देखें डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स के बारे में हम देखें तो आलू का फचेती झुलसा रोग जो होता है, आलू का फचेती झुलसा रोग। उसके बाद में टमाटर का प्राण कुंचन रोग इत्यादि हैं। उसके बाद में फलों के रोग के बारे में देखें, डिजीज ऑफ फ्रूट क्रॉप के बारे में देखें तो नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग, आम का छछिया रोग, आम का छछिया रोग। उसके बाद में बागान फसलों के रोग, डिजीज ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, डिजीज ऑफ प्लांटेशन क्रॉप में जैसे चाय का लाल रोली रोग, ये एल्गी की वजह से होता है, चाय का लाल रोली रोग। एल्गी की वजह से होता है, कॉफी का रोली रोग इत्यादि। उसके बाद में औषधीय फसलों के रोग, डिजीज ऑफ मेडिसिन क्रॉप, डिजीज ऑफ मेडिसिन क्रॉप जैसे गंवार पाठे का तना गलन रोग, गंवार पाठे का तना गलन रोग, तुलसी का उखठा रोग इत्यादि। तो डिजीज ऑफ प्लांटेशन क्रॉप के बारे में देखें और डिजीज ऑफ मेडिसिन क्रॉप के बारे में देखें तो इस तरीके से आपको नजर आ रही होगी। आगे हम बात करें पोषण न्यूनता विकार, डिसऑर्डर ऑफ ड्यू टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी कि अब हम बात करेंगे डिजीज क्लासिफिकेशन की लास्ट स्टेप के बारे में कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से भी पौधों के अंदर बहुत सारे रोग होते हैं जो आपने सोइल साइंस में पढ़े होंगे। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स की वजह से पौधों में रोग प्रकट होते हैं। तो वो एक एबायोटिक फैक्टर हैं, मैंने अभी बताया था डिजीज क्लासिफिकेशन में मीजोबायोटिक, बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर। अजीवित कारक जिसमें जीवन नहीं होता है, जिसमें कोशिकाएं नहीं होती है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से रोग होता है, वो एबायोटिक फैक्टर के द्वारा उत्पन्न होता है। पहली मैंने आपने याद हो तो डिस्कस करवाया था कि मीजोबायोटिक में वायरस और वायरोइड्स आते हैं, बायोटिक के अंदर वही मैंने आपको निमेटोड बताया था, एल्गी बताया था, बैक्टीरिया जिनके अंदर जीवन होता है, सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है जो ग्रोथ एंड गुणन करते हैं। न्यूट्रिएंट के अंदर ना तो कोई कोशिकाएं होती हैं, अजीवित होता है जिनमें कोई जीवन नहीं होता है। वो डेफिशिएंसी की वजह से, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पौधे की वह विकृति जो किसी अजैविक कारक के द्वारा उत्पन्न होती है, विकृति बीमारी जो किसी अजैविक कारक, अजैविक कारक कौन से हो सकते हैं, तापमान हो सकता है, आर्द्रता हो सकती है और पोषक तत्व की कमी की वजह से, पोषक तत्व की कमी की वजह से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल देते हैं जिनको हम प्लांट से वेजिटेबल में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल देते हैं। कार्य की विकार, उनकी फंक्शनल एक्टिविटी में विकार उत्पन्न होना, विकृति उत्पन्न होना। तो तापमान, प्रकाश की वजह से, आर्द्रता की वजह से, पोषक तत्वों की कमी से, ये सारे अजैविक कारक होते हैं जिनमें अपना कोई जीवन नहीं होता है।
तो अजैविक कार्गो की वजह से, अजैविक कार्गो में मुख्य रूप से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, अधिक प्रकाश की वजह से, कम प्रकाश की वजह से, अधिक नमी की वजह से, कम नमी की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से, ये एक ऐसे अजैविक कारक होते हैं जिनकी वजह से पौधों के अंदर कोई विकृति उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विकृति। तो उसे डिसऑर्डर कहते हैं, उसे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। रोग ना कहकर उसे हम कह देते हैं डिसऑर्डर, विकार उत्पन्न होना। तो एक प्रकार से डिसऑर्डर क्या है? एक रोग ही है। क्या है? रोग ही है। तो यहां पर पौधों की वह विकृति जो किसी अजैविक कारक की, एबायोटिक फैक्टर के द्वारा उत्पन्न होती है तथा संक्रमणकारी नहीं होती है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है, ज्यादा संक्रमणकारी नहीं होती है, यह ध्यान रखना। जो भी डिसऑर्डर होगा, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा या न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कोई रोग होगा, वो ज्यादा मैं बात करूं तो वो संक्रमणकारी नहीं होता है, उसका नियंत्रण हो जाता है। इन्फेक्शन रेट जो होती है उसकी लो होती है। तो उसे जब संक्रमणकारी नहीं होता है तो उसे हम डिसऑर्डर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डिसऑर्डर कह देते हैं, उसे विकार कह देते हैं। तकनीकी रूप से ये विकार होते हैं, तकनीकी रूप से विकार होते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसके लिए रोग या बीमारी शब्द का प्रयोग किया गया है। आम बोलचाल की भाषा में मैं बात करूं, आम बोलचाल की भाषा में किस तरीके से बात करूं, जैसे हम इसको कहते हैं डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर तो सही बात है, लेकिन आम लोग जो आम बोलचाल भाषा में तकनीकी रूप, टेक्निकल हम बात करें, टेक्निकल वर्ड का यूज करें, वैज्ञानिक विधि के रूप में वैज्ञानिक जो होते हैं या एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं, जो कहते हैं डिसऑर्डर है, ये तो डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कार्य की विकार है, डिसऑर्डर है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो रहा है, एबायोटिक फैक्टर की वजह से हो रहा है। लेकिन आम भाषा के अंदर, आम बोलचाल भाषा के अंदर इसे बीमारी शब्द का नाम दिया गया है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसे रोग या बीमारी शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि रोग तो जैविक या मध्य जैविक कारकों के द्वारा जनित और वो संक्रमणकारी होता है। रोग जो होता है, रोग वो जैविक व अजैविक, जैविक और मध्य जैविकी, बायोटिक और मीजोबायोटिक जो हैं, जैसे बायोटिक के अंदर जैविक का, जिसमें जीवन होता है, जिसमें कोशिकाएं होती है, बैक्टीरिया की वजह से, कवक की वजह से, एल्गी की वजह से, नेमेटोड की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से और माइकोप्लाज्मा की वजह से। मीजोबायोटिक में वायरस आ गया, वायरोइड्स आ गया, इनके द्वारा यदि प्लांट में रोग उत्पन्न होता है तो उसे हम बीमारी कह सकते हैं। लेकिन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से या एबायोटिक फैक्टर से कोई भी बीमारी पादप के अंदर होती है, कोई भी कार्य की विकार होता है, उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। तकनीकी रूप से हम उसे रोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो संक्रमणकारी नहीं होता है। जबकि जो रोग होता है, जो वायरस के द्वारा जो रोग होता है, नेमेटोड के द्वारा, जो एल्गी के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग होता है, वो संक्रमणकारी होता है, नुकसान भी ज्यादा पहुंचाता है, इसलिए उसको रोग कह सकते हैं। जबकि रोग तो जैविक, मध्य जैविक कारकों की वजह से होता है। मैंने बता दिया कौन कौन से जैविक और मध्य जैविक कारक मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है बायोटिक और मीजोबायोटिक क्लासिफिकेशन के अंदर। रोगों के अंदर कारकों के द्वारा जनित संक्रमणकारी होता है। पौधों में विकार मुख्य रूप से प्रतिकूल, पौधों में जो विकार है मुख्य रूप से कैसे फैलते हैं? पौधों में जो विकार है मुख्य रूप से प्रतिकूल तापमान की वजह से, प्रकाश की वजह से, आर्द्रता की वजह से, ऑक्सीजन तथा वायुमंडलीय प्रदूषक की न्यूनता व अधिकता से होते हैं। तो यहां पर पौधों में विकार मुख्य रूप से प्रतिकूल तापमान, प्रकाश, आर्द्रता और ऑक्सीजन तथा वायुमंडलीय प्रदूषक
वायुमंडलीय प्रदूषक पोषक तत्वों की न्यूनता और अधिकता से होता है। तो ये एबायोटिक फैक्टर हैं। कौन से फैक्टर हैं? एबायोटिक फैक्टर हैं। तो डिसऑर्डर ऑफ ड्यू टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एबायोटिक फैक्टर है, जिनके कारण कोई विकृति उत्पन्न होती है। तकनीकी रूप से इसे डिसऑर्डर कहते हैं, लेकिन आज बोलचाल में इसमें रोग भी कहते हैं, लेकिन रोग नहीं मानते हैं। रोग वो होते हैं जो संक्रमणकारी होते हैं, जो बायोटिक और मीजोबायोटिक के अंतर्गत आते हैं, वो संक्रमण पैदा करते हैं, जबकि डिसऑर्डर जो होता है असंक्रमणकारी होता है, ज्यादा संक्रमण उत्पन्न नहीं करता है। तो मैंने अभी बताया था कि न्यूट्रिएंट यानी कि हम बात करें अजैविक कारक कौन कौन से हो गए? तापमान की कमी से, अधिक तापमान की वजह से, ताप प्रकाश की वजह से, आर्द्रता की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, वायुमंडलीय प्रदूषक पोषक तत्वों की न्यूनता की अधिकता से, ये सारे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। जैसे मैं बात करूं धान का खेरा रोग जिंक की कमी से होता है, तो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो रहा है। फूल गोभी में ब्राउनिंग होती है बोरोन की कमी से। किसकी कमी से होती है? बोरोन की कमी से। तो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो रहा है। अधिक नाइट्रोजन से आपको पता है बटलिंग बोटलिंग हो जाती है, आपको पता है, आर्द्रता कमी की वजह से। तो ये ग्रे स्पाइक रोग मैग्नीज की कमी से होता है। तो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, अधिकता से या कमी से होने वाले रोग डिसऑर्डर ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कहलाते हैं, जो हमें मुख्य रूप से एबायोटिक फैक्टर होते हैं। कौन से होते हैं? एबायोटिक फैक्टर। इसके बाद में ऋतुओं के आधार पर हम बात करें, अगला डिजीज क्लासिफिकेशन देखें ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर हम बात करें, ऋतु विशेष अनुसार नमी, आर्द्रता और तापमान में बदलाव से कुछ रोग उत्पन्न होते हैं जो बहुत आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में होने वाले रोग, वर्षा ऋतु में होने वाले रोग, जैसे वर्षा ऋतु में होने वाले बाजरा का मर्दूरोमिल आसिदा, बाजरे का कौन सा? मर्दूरोमिल आसिदा। चावल का ब्लास्ट रोग, कपास का जड़ गलन और आर्द्र गलन रोग, यानी कि चावल का ब्लास्ट रोग चावल का ब्लास्ट रोग, कपास का जड़ गलन। अब शरद ऋतु में होने वाले रोग, शरद ऋतु में होने वाले रोग कौन से हैं? गेहूं का रोली रोग, आलू का अंगमारी रोग और जड़ गलन रोग, सरसों का सफेद रोली रोग, जौ का धारीदारी रोग, पाला मारना आदि। तो वर्षा ऋतुओं के आधार पर वर्षा ऋतु में होने वाले, शरद ऋतु में होने वाले और ग्रीष्म ऋतु में होने वाले रोग, जैसे चारकोल सड़न रोग, सन स्क्लेड इत्यादि। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में अधिक टेम्परेचर की वजह से सूरज का दाग जो होता है, तापमान की वजह से जो फ्रूट्स होते हैं, टमाटर के फ्रूट्स होते हैं या किसी के फ्रूट्स होते हैं, उनमें दाग आ जाते हैं, सन स्क्लेड हो जाता है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर के अंत में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो शायद कवर हो जाते हैं पीछे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनसे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पौधों में कई रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं जो प्रमुख रूप से कवक, जीवाणु, सूत्रकृमि या प्रोटोप्लाज्मा जनित होते हैं। पौधों में बायोटिक फैक्टर, ये सारे बायोटिक हैं। जीवाणु बायोटिक हैं क्योंकि उनमें कोई ना कोई जीव पाया जाएगा, कवक, जीवाणु, ये सारे। उसमें कवकों का केंद्रक सुसंगठित होता है, अतः ये यूकेरियोटिक जीव हैं। कौन से जीव हैं? यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक जीव जिनमें पर्णहरित का पूर्णतः अभाव होता है। किसका अभाव होता है? पर्णहरित का। पर्णहरित का क्या होता है? पूर्णतः अभाव। उसके बाद में अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति
काइटिन की बनी होती हैं। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती हैं? अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती हैं, लेकिन ऊमाइकोटा संघ के कवकों की सेलुलोज की बनी होती है। ऊमाइकोटा संघ की कवकों की, ध्यान रखना, संघ के कवकों की सेलुलोज की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज की बनी होती हैं। उसके बाद में मैं बात करूं, ज्यादातर कवक बहुकोशीय होते हैं, लेकिन इष्ट और एकोशीय कवक होता है। कवकों की प्रत्येक कोशिकाओं में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, राइबोसोम, लिपिड्स इत्यादि होते हैं। कवकों की प्रत्येक कोशिका में डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, राइबोसोम्स होता है, लिपिड्स होता है। कवक जाल कवक का सुकाय अनेक पहली पतली धागेनुमा संरचनाओं से बनता है, और एक धागेनुमा संरचना को कवक तंतु कहते हैं, और ये कवक तंतु मिलकर जालनुमा संरचना बनाते हैं, जिसे माइसेलियम कहते हैं। कवक जाल पटयुक्त या पटहीन होते हैं। उसके बाद में जीवाणु एक कोश के भित्तियुक्त प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं। जीवाणु क्या है? भित्तियुक्त प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनकी खोज का श्रेय ल्यूवेनहोक को जाता है 1676 के द्वारा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती हैं, जीवाणु की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जीवाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, लेकिन उसका कार्य कौन करता है? मीजोसोम। यह भी मैंने आपको पहले बता दिया है, मीजोसोम, क्योंकि जीवाणु की जो ऊर्जा उत्पादन प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो उसमें मीजोसोम होता है। जीवाणु और फाइटोप्लाज्मा में केवल 17 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं फाइटोप्लाज्मा और जीवाणु। कुछ जीवाणु में प्लाज्मिड भी पाया जाता है। अतिरिक्त डीएनए क्रोमोसोमल जो खंड होते हैं, खुद के डीएनए के अलावा अतिरिक्त जो डीएनए होता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से बताया था। ज्यादातर पादप रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु ग्राम नेगेटिव होते हैं, जैसे जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास। जीवाणु का सामान्य वर्गीकरण वर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी में किया गया है। यह बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है वर्गीकरण के लिए। सामान्य वर्गीकरण पुस्तक कौन सी है? सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी, वर्गी मैनुअल्स ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी। विषाणु एक रासायनिक कण है जो न कोशिकीय जीव हैं, न कि कोशिकीय जीव, अविकल्पी परजीवी होता है। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने बता दी थी। विषाणु केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल मैंने आपको बताया था। उसके बाद में आरएनए, डीएनए दोनों एक विषाणु एक साथ कभी नहीं हो सकते, ये भी मैंने बता दिया। ज्यादातर पादप रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु में आरएनए पाया जाता है। विषाणु का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड न्यूक्लिक अम्ल की रक्षा करता है, जबकि न्यूक्लिक अम्ल संक्रमणकारी होता है। ये मैंने सारी चीजें बताई थी आपको। पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले माइकोलॉजी को माइकोप्लाज्मा सदस्य जीव, लेकिन इन्हें फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। भित्ति रहित एक कोशिकीय अकुंडलित प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो पौधों में क्या उत्पन्न करते हैं? रोग। फाइटोप्लाज्मा अविकल्पी परजीवी होते हैं, ये भी मैंने बताया, जिनको कृत्रिम माध्यम से नहीं उगाया जा सकता है। उसके बाद में मैंने फाइटोप्लाज्मा के लिए नया वंश मैंने आपको बताया। वायरोड से एक प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है, तथा नगन सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के कण होते हैं। पौधों में जंगदार स्पोर्ट्सों का बनना रोली रोग के क्या है? लक्षण है। ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बताई थी। 1914 में भारत में विनाशकारी कीटनाशक जीव अधिनियम लागू किया गया था, और ये पारित कर नाशक कीट रोगों को फैलने से रोकने का कानून बनाया गया था। आलू में मस्सा रोग को दार्जिलिंग सूत्रकृमि रोग से नीलीगिरी फैलने की रोग से ये सरकार ने घरेलू पादप संगरोध के तहत प्रतिबंध किया गया था। और पादप रोग को क्षेत्रफला उग्रतना घटना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कदाचित रोग, स्थानिक रोग, महामारी रोग और सर्वव्यापी रोगों के बारे में बांटा गया है। इसी तरीके से ये भी मैंने आपको बताया, पत्तियों की ऊपरी सतह पर चूर्ण कवक की वृद्धि को चूर्ण आसिता या पाउडर मिल्ड्यू रोग कहते हैं। अपन बात करें ऊपरी पर हो गया तो आपको पता है डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया ऊपरी पे। पौधों के
मूर्छा का अचानक सूख जाना, मुलानी रोग, उगठा रोग हो गया, पादप रोग का प्रबंध सामान्य 6 सिद्धांतों पर परिवर्जन, बहिष्करण, अनुमूलन, बचाव, प्रतिरोधकता, उपचार आधारित होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं इस क्लास के माध्यम से। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी कि इन क्लासों के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और ये आपका जो चैप्टर नंबर 5 है ये कंप्लीट भी हो जाता है और इससे बाहर आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी चीज नहीं पूछी जाएगी, यानी कि इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। ठीक है, धन्यवाद।